नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी बेरोजगारी पर युवाओं के प्रदर्शन की, राज्यसभा में रक्षा मंत्री के बयान की, जानेंगे कि बिहार पलायन पर क्या कहा सुशील मोदी ने और किस प्रोजेक्ट पर है अडानी की नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात प्याज के निर्यात पर जारी राजनीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद सत्र के चौथे दिन लोकसभा में 2 कृषि विधेयक पर हुई चर्चा। जांच समिति के पास भेजे जाने की मांग की। एनडीए का सहयोगी अकाली दल भी कृषि विधेयकों का कर रहा है विरोध। राज्यसभा में सरकार पर जमकर बरसे विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद। राहुल गांधी ने दिसंबर 2019 में स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर सुनामी आने की दी थी चेतावनी, लेकिन सरकार ने स्वर्णिम महीने गंवा दिए। रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेनों के निजीकरण को लेकर नीति आयोग चेयरमैन अमिताभ कांत का बयान। कहा, प्राइवेट ट्रेन चलाने से बंद नहीं होगी रेलवे, हर किसी को होगा फायदा। रेलवे की इस पहल से देश में चला सकेंगे आधुनिक तकनीक पर आधारित ट्रेन। और हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 323 अंक की गिरावट के साथ 38,979 पर हुआ बंद। निफ्टी 85 अंक की गिरावट के साथ 11,519 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में आज 2 तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, एक पीएम के जन्मदिन की और दूसरी युवाओं के प्रदर्शन की, यानी बेरोजगारी दिवस की। जी हां, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम का जन्मदिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ बेरोजगार युवा बेरोजगारी दिवस मना रहा है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश इस वक्त मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो अपना विरोध दर्ज करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। नौजवानों के इस विरोध प्रदर्शन का असर ट्विटर पर व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर इस वक्त #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड से लगातार नौजवान जुड़ रहे हैं और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज ट्विटर के जरिए बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी। ट्विटर पर छात्रों और अभ्यर्थियों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जा रही थी। 11 सितंबर से ही ट्विटर पर #राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा था। इस ट्रेंड से जुड़े ट्वीट्स को देखने पर पता चला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यानी 17 सितंबर को देश के युवा सोशल मीडिया के जरिए बेरोजगारी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हद तो तब हो गई जब सरकार के कुछ फैसलों के कारण कई नौकरी कर रहे नौजवानों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद कई नौजवानों का रोजगार स्वास्थ्य मुसीबत की भेंट चढ़ गया। इससे देश के युवाओं का गुस्सा बढ़ गया और उसने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राजीव जी, आज देश में सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है। युवाओं के पास काम नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में बीजेपी की ओर से पीएम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या सरकार के पास लोगों को रोजगार देने का कोई प्लान नहीं है? देखिए आदित्य, अगर सरकार के पास रोजगार का कोई प्लान होता या रोजगार उसकी प्राथमिकता की सूची में होता तो पीएम मोदी पकौड़े तलने को रोजगार बिल्कुल नहीं बताते और न ही युवाओं को रोजगार दिवस मनाने पर मजबूर होना पड़ता। सच्चाई तो यह है आदित्य कि रोजगार का वादा करके सत्ता में आना ही भाजपा की पहली प्राथमिकता थी, जिसे उसने हर हाल में पूरा किया। दरअसल इस सरकार ने युवाओं को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और सत्ता में उनकी बदौलत आ गए, और जब काम पूरा हो गया तो फिर सीढ़ी को हटा दिया। यही कारण है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करने वाले मोदी जी जब सत्ता में आए तो नई नौकरियां नहीं मिली, अलबत्ता करोड़ों नौकरियां चली गईं। सरकार की प्राथमिकता में अगर रोजगार का मुद्दा होता तो संसद में इस पर सार्थक चर्चा सुनाई देती, लेकिन 5-6 सालों में बेरोजगारी के आंकड़े और उसके पीछे बहाने ही सुनाई पड़े हमें। सरकार जिन कामों को जरूरी मानती है, जैसे मंदिर बनाना या उससे संबंधित और भी दूसरे काम जो कि वो वादा करके आई थी, उसे उसने हर हाल में पूरा किया, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी और युवाओं को जो रोजगार का वादा किया था वो पूरा नहीं किया। बेरोजगारी पर देश का युवा जब जवाब मांगता रह गया, विपक्ष सवाल पूछता रह गया और सरकार अपने बहाने पे बहाने देती रही। अब मोदी जी के जन्मदिन पर युवाओं ने उन्हें बेरोजगारी दिवस का तोहफा दिया है। देखना है कि सरकार इस तोहफे के पीछे छिपी भावना को समझती है या फिर इसे बहुमत के दम पर खारिज कर देती है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर का।
एलएसी पर पिछले 4 महीने से लगातार तनातनी जारी है। इस बीच संसद के मॉनसून सत्र में आज राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में एलएसी के मुद्दे पर जवाब दिया। तो क्या कुछ कहा राजनाथ ने, देखिए इस रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के बाद आज भारत चीन सीमा पर जारी विवाद को लेकर राज्यसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा को नहीं मानता है और उसने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। रक्षा मंत्री ने बताया कि हमारे सैनिकों ने चीन की गतिविधियों के सामने संयम को बनाए रखा और भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक रूप से शौर्य का भी प्रदर्शन किया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भी साफ कर दिया कि भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थिति में देश का सिर झुकने नहीं देंगे। रक्षा मंत्री के अनुसार चीन ने दोनों देशों के बीच 1993 और 1996 में हुए समझौतों का उल्लंघन किया है। बता दें कि दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था कि एलएसी पर सेना कम से कम रखी जाएगी, विवाद होने पर बातचीत की जाएगी और किसी भी हालत में यथास्थिति का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लेकिन चीन इस कोशिश से पीछे हट गया। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की तरफ से समझौतों का पालन न किए जाने की वजह से एलएसी के आसपास फेस ऑफ के हालात पैदा हुए हैं। चीनी सेना ने अभी भी दक्षिण और उत्तर पैंगोंग त्सो समेत अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में गोला बारूद इकट्ठा किया हुआ है। हालांकि रक्षा मंत्री ने अभी संवेदनशील ऑपरेशन मामले शामिल होने का हवाला देते हुए वर्तमान स्थिति का ज्यादा खुलासा करने से इनकार कर दिया। इससे पहले लोकसभा में भी राजनाथ सिंह ने अधिक खुलासा करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया था। ठीक उसी तरह आज भी रक्षा मंत्री के बयान से जाहिर हो रहा है कि चीन और भारत का सीमा प्रश्न अभी तक अनसुलझा ही है। एलएसी को लेकर जब भी सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार ने पूरी जानकारी कभी नहीं दी। मामला देश से जुड़ा होने का हवाला हर बार दिया गया और इस बहाने अपनी असफलता पर भी पर्दा डालने की कोशिश की गई। दूसरी ओर बिहार सरकार भी लोगों को जब रोजगार नहीं दे पाई तो इसे लेकर एक नया बहाना खोज लाई। तो रोजगार को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम ने क्या दी है सफाई, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। युवाओं को रोजगार के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। खासतौर से बिहार में पलायन करने वालों की संख्या अन्य राज्य की तुलना में अधिक है, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। सरकार तो महामारी का बहाना बनाकर इन मुद्दों से अपना पल्ला झाड़ चुकी है। इन मुद्दों के बारे में गंभीरता से सोच की बजाय बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसे समस्या मानने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने में आनंद आता है, उनको अच्छा लगता है। किसी को ज्यादा कमाना हो, 2 जून की रोटी से अधिक कमाना हो तो बाहर जाता है। सुशील मोदी की इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने उन पर निशाना साधा है और ट्वीट किया, बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है, रोजी रोटी के लिए बिहारी पलायन नहीं करते। इन मानसिक रूप से दिवालिये सज्जन की माने तो बिहार वासियों को घर परिवार के साथ रहना काटता है। बिहारी मौज मस्ती के लिए पलायन करते हैं और मजे के लिए ही हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे गर्मी में लौट आए। क्या इनसे आप स्थिति सुधारने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो 15 साल बाद इस बेशर्मी से सच से मुकर जाए? मतलब खोट इनकी सरकार में नहीं, बिहारियों में है जो आत्मनिर्भर नहीं बनते। आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने कहा कि सुशील मोदी तो खुद बिहार के नहीं हैं, उन्हें बिहार का दर्द कैसे पता चलेगा। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। ऐसे में सुशील मोदी का यह बयान चुनाव में एनडीए को भारी पड़ सकता है। बिहार में बेरोजगारी को लेकर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग एक्शन ले रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान सिंधिया ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे चुनाव आयोग ने सिंधिया पर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं और 3 दिन में जवाब तलब किया है। बड़ी बड़ी गाड़ी में हाथ हिलाते, फूलों की बौछार में चेहरे पर मुस्कान लाते, कांग्रेस का पट्टा उतार गले में कमल वाला दुपट्टा पहनकर ताव दिखाते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोचा नहीं होगा कि शिवराज के लिए प्रचार करना उनके लिए इतना भारी पड़ जाएगा कि चुनाव आयोग ही सख्त हो जाएगा। कांग्रेस की शिकायत से गाड़ी पर इस कदर गदर मच जाएगा और उन्हें जवाब देना पड़ जाएगा। जी हाँ, बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुलिस वाहन से मुरैना में उपचुनाव प्रचार करने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सिंधिया को इस मामले में 3 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। दरअसल बीते दिनों मुरैना के उपचुनाव प्रचार के दौरान सिंधिया ने पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने सिंधिया पर पुलिस की गाड़ी के प्रचार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने जिस गाड़ी से प्रचार किया था उसका नंबर MP 03A6271 था। मध्य प्रदेश की नंबरिंग प्रणाली कुछ अपवादों के साथ अन्य राज्यों के समान है, जिसके तहत MP 01 और MP 02 सरकार के लिए आरक्षित है, जबकि MP 3 पुलिस के लिए आरक्षित है। इसीलिए सिंधिया से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जवाब मांगा है। लेकिन शिवराज की सरकार गलती तो कर ही रही है, ऊपर से सीनाजोरी भी कर रही है। प्रदेश के गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में अभी आचार संहिता प्रभावी नहीं हुई है। ऐसे में सिंधिया पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है।
गृह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुरैना में सिंधिया ने जिस पुलिस वाहन से प्रचार किया था उस पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगा था। सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए वे सरकारी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने कहा कि 1 या 2 दिन में चुनाव आयोग को इस संबंध में जवाब दे दिया जाएगा। अब भले ही बीजेपी सिंधिया का बचाव कर रही हो, लेकिन कहीं न कहीं उसे पता है कि सिंधिया उसके लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। एक तरफ दिग्गज नेताओं की नाराजगी है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की नजर है। अब देखना होगा कि बीजेपी इन परेशानियों से बचने के लिए क्या कदम उठाती है। सिंधिया को राहत मिलेगी या नहीं, ये तो उनका जवाब और चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन अडानी ग्रुप के लिए एक और राहत का इंतजाम होता दिख रहा है। सरकार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निजी कंपनी के सहयोग से पुनर्निर्माण कराना चाहती है और ये माना जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का काम अडानी ग्रुप को मिल सकता है। इस रेलवे स्टेशन को क्यों हासिल करना चाहता है अडानी ग्रुप, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अडानी ग्रुप को पहले ही देश में पीपीपी मॉडल के तहत 6 एयरपोर्ट का अधिकार मिला है। अडानी ग्रुप की नजर एयरपोर्ट के बाद अब रेलवे स्टेशनों पर भी है। दरअसल सरकार रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के नाम पर उनके रखरखाव का जिम्मा निजी कंपनियों को देना चाहती है। जिन स्टेशनों का कायाकल्प होना है उसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी शामिल है और दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी इसे हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ठेका अडानी ग्रुप को मिल सकता है। इससे पहले अडानी ग्रुप को देश के 6 हवाई अड्डों के संचालन का ठेका भी मिल चुका है। बता दें कि अडानी की कंपनी समेत देश और विदेश की करीब 20 कंपनियों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के काम में रुचि जताई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इससे पहले भारतीय रेलवे ने प्राइवेट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया था। और बुलेटिन के आखिर में बात प्याज निर्यात पर जारी राजनीति की। देश में महंगाई की समस्या सिर चढ़कर बोल रही है। ऊपर से सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे देश के अन्नदाताओं की मुसीबत और बढ़ गई है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रतिबंध के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। वहीं निर्यात पर रोक से नाराज किसानों ने प्रदर्शन भी किया है। पड़ोसी देश भी सरकार के इस फैसले से परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। आम आदमी की जेब तंग हो चुकी है। अब तो बात थाली तक पहुंच गई है। थाली से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मोदी सरकार के एक फैसले ने अन्नदाताओं को नाराज कर दिया है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन इस रोक से देश के अन्नदाता और व्यापारी खुश नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्र सरकार के इस कदम को अन्नदाता विरोधी और अन्याय करार दिया है। बता दें कि प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है, इसलिए वहां के अन्नदाता केंद्र सरकार के फैसले से नाराज हैं। उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्याज निर्यात पर रोक लगाना अन्नदाता विरोधी कदम है। केंद्र सरकार ने ऐसे समय में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है जब अन्नदाताओं को अच्छे दाम मिल रहे थे। प्याज उत्पादक पहले से स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से परेशान हैं और अब उन पर एक मुसीबत सरकार के फैसले से आने वाली है। निर्यात पर प्रतिबंध के कारण प्याज की कीमतें गिर गई हैं, जिसका नुकसान प्याज उत्पादकों को उठाना पड़ रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार के फैसले से प्याज की कीमत 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गई है और अब एक बड़े पैमाने पर प्याज उत्पादक मोदी सरकार के फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। न केवल हमारा देश बल्कि हमारे पड़ोसी देश में प्याज के निर्यात पर रोक लगने से परेशान है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका स्थित भारत के उच्चायोग को पत्र लिखकर प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए अपील की है। दरअसल बांग्लादेश प्याज की आपूर्ति के लिए भारत पर ही निर्भर है। इसके अलावा नेपाल भी निर्यात पर रोक लगने से परेशान है। असल में भारत दक्षिण एशिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया भारतीय प्याज पर निर्भर है। तो देखते हैं पड़ोसी देशों और अन्नदाताओं की परेशानी को देखते हुए सरकार क्या फैसला लेती है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।